हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 4। बच्चों, इस अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पिछले 3 पार्ट में हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। यह इस अध्याय का चौथा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी लेकर तैयार हो चाहिए। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगर आप लोग बुक लिए हों तो बुक में पेज नंबर 53 खोल लीजिए और देखिए जो पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि केनाल कीड़े क्या हैं। केनाल कीड़े क्या है, तो आंसर लिखिएगा। बच्चों, लेक्चर में मैंने ये सब करवा दिया पहले भी। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आंसर लिखिए। केनाल कीड़े धनावेशित विकिरण है जो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं। ठीक है, इन्हें एनोड किरणें भी कहते हैं। बच्चों, जो केनाल कीड़े हैं इन्हें एनोड कीड़े भी कहते हैं। केनाल कीड़ों के कारण ही धन आवेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज हुई। रदरफोर्ड ने कैसे किया था, मैंने बताया था आपको। ठीक है, प्रोटॉन खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से, केनाल कीड़ों के माध्यम से रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो क्या उस परमाणु में आवेश होगा या नहीं, तो आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर लिखिएगा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश और प्रत्येक प्रोटॉन पर एक इकाई धन आवेश होता है। बच्चों, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। बस फर्क क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस होता है और जो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम दोनों पर होता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। आगे लिखिए। इसलिए आवेश की संख्या समान परंतु विपरीत होने के कारण परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है और वे उदासीन होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, एक इकाई ऋण आवेश है और एक इकाई धन आवेश, तो मिलकर क्या हो जाएंगे? 0 + 1 और -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो परमाणु होगा उस पर कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब पेज नंबर 56 खोलिए। पेज नंबर 56। चलिए देखिए, इस पे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, बस एक सेकेंड पेन चेंज कर लूँ। ओके, तो क्वेश्चन है परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉम्सन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आपको पता है कि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, तो इस फैक्ट को, इस बात को आपको थॉम्सन के मॉडल से क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो चलिए आंसर लिखिएगा। थॉम्सन के मॉडल के अनुसार, बच्चों डालिए हेडिंग थॉम्सन के मॉडल के अनुसार, ऐसे डैश करके तब लिखिएगा ना। इसमें पहला लिखिए क्योंकि हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, पहला लिखिए इसमें, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। किसने बताया था? थॉम्सन ने। खड़ी पाई। और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं। आपने पढ़ा है ना थॉम्सन का त्रिभुज मॉडल, कैसे बताया था उन्होंने? कटे हुए त्रिभुज का गोला भाग, याद है? चलिए दूसरा लिखिए। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। मतलब बच्चों, थॉम्सन ने बताया था कि जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं, दोनों का परिणाम क्या होता है? परिमाण समान होता है। ठीक है, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए बच्चों। क्वेश्चन क्या है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणविक कण विद्यमान है। अब रदरफोर्ड के मॉडल से आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में, उसके न्यूक्लियस में कौन सा कण है। तो चलिए इसका आंसर लिखिएगा। आंसर है बच्चों, रदरफोर्ड के
परमाणु मॉडल के अनुसार, उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी रदरफोर्ड की, उनके अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक, न्यूक्लियस। इसलिए नाभिक में अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता है जो प्रोटॉन है वो धनावेशित होता है। ठीक है, क्योंकि आगे लिखिए, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन आपका है कि 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। बस आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका डायग्राम। देखिए ये पहली कक्षा हो गई, ये आपका नाभिक हो गया, ये आपका नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। देखिए पहली, ये जो तीसरी कक्षा है सबसे, देखिए नाभिक के जो सबसे पास होगी वो पहली कक्षा, ये वाली देखिए पहली कक्षा है। ठीक है, देखिए ये के पहली कक्षा, n बराबर 1। ये देखिए नाभिक के दूसरा है, नाभिक से पहला दूसरा, तो ये आपका दूसरी कक्षा हो जाएगी L, n बराबर 2। तीसरी देखिए m बराबर 3। तो बस आपको यही बनाना था। ठीक है, किसी परमाणु में कुछ कम ऊर्जा स्तर, देखिए ऊर्जा स्तर जो इनका होगा ये अलग अलग होगा। कक्षाओं की जो ऊर्जा स्तर होती है बच्चों वो अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान समझिए कि क्या अल्फा कणों का प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु के पन्नी से संभव होगा। तो आप लोगों ने रदरफोर्ड का परमाणु बल देखा था, उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन किया था, उसमें लिया था उन्होंने क्या, सोने की पन्नी। तो ये पूछ रहा है क्या सोने की पन्नी के अलावा क्या किसी और धातु की पन्नी ली जा सकती है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, हाँ। आंसर क्या होगा, हाँ। क्यों? क्योंकि बच्चों लिखिए, बच्चों ये अल्फा है, ये 7 नहीं है, ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसी भी धातु की पन्नी से संभव है। ठीक है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसी भी धातु के पन्नी से संभव है और परिणाम वही प्राप्त होगा क्योंकि सभी धातुओं के परमाणुओं की संरचना एक जैसी होती है। बच्चों क्यों संभव समझ गए? क्योंकि सभी जो धातु होती हैं उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, चाहे सोने के लिए या किसी और के लिए। ठीक है, चलिए अब बच्चों ये उसी पेज पर है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के उसी पर है, सेकंड उस साइड में है। तो देखिए लिखिएगा, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो देखिए इसमें कौन कौन से रहेंगे आपके, तो लिखिएगा परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम निम्न हैं या हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, बच्चों इसका सिंबल स्मॉल ई होता है, आप जानते हैं। एक सेकेंड, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। जो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, जानते हैं आप। प्रोटॉन को ऐसे लिखा जाता है एक्स पी इस तरीके से, और जो न्यूट्रॉन होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इस तरीके से 0 होता है। देखिए इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है और इस पर 0 चार्ज होता है। ठीक है, इस पर कोई आवाज़ ही नहीं होता। ठीक है, ये उदासीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड, ओ सॉरी, क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 है। जो हीलियम है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4 है, 4 यूनिट है, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? बच्चों कह रहा है कि जो आपका हीलियम है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4, और पूछ रहा है उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? क्या होंगे? न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो आप लोग तो पढ़े होंगे ना कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या, देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्लस प्रोटॉनों की संख्या। यानी कि जो ये ए बराबर होता है वो क्या होता है, n प्लस पी, n प्लस पी। तो आपको क्या निकालना है, ए का मान दिया है कितना, 4 दिया हुआ है। देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4 है ना, प्लस प्रोटॉन दिया हुआ है,
न्यूट्रॉन निकालना है, यहाँ पे 2 रख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे 2, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 न्यूट्रॉनों की संख्या, ये 4 क्या है बच्चों, ये द्रव्यमान संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है, जिसको छोड़ दीजिए, और प्लस क्या 2 क्या है, प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, देखिए 2 प्रोटॉन, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 - 2 बराबर 2, मैंने यहाँ पे निकाल दिखाया हुआ है। अतः हीलियम परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो आप याद करिएगा कि द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 57 पे 2 क्वेश्चन है इस पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन और सोडियम, जो कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या करना है, लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कार्बन परमाणु कार्बन का कितना होता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है ना। तो क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो आपको पता है पहला कक्षा कौन सा होता है, के, दूसरा एल। तो देखिए भरिए इसमें, के में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, एल में कितना बचा, 4 हो गया, बस यही करना था। देखिए तो आप लिख लीजिएगा कि प्रोटॉन संख्या कितनी है बच्चों, 6। क्यों 6 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है, 6, तो जितना परमाणु क्रमांक उतना क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। अब देखिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में, बराबर 6। अब यही इलेक्ट्रॉन देखिए, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो जो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, प्रोटॉन का विन्यास नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है। ठीक है, अगर ये कभी प्लस या माइनस हो जाता है, इस पर चार्ज हो जाता है, तो इसमें कमी हो सकती है या बढ़ सकता है ये। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एल में कितने हैं, 4। ये किसका था, कार्बन का था। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा देखिएगा सोडियम का। सोडियम का कितना होता है बच्चों, प्रतीक होता है Na, आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 11, कितना, 11। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 11, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। बच्चों सामान्य अवस्था में जिस परमाणु का, या जिस हम एलिमेंट मान लेते हैं कि जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसमें 11 है ना, तो इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए न्यूट्रॉन अलग हो सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो क्या पहली कक्षा कौन सी होगी, के, दूसरी कक्षा एल। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे आप, 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते इसमें। इसमें कितना डालेंगे, 8, ये करेंगे ना, 9 तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, के एल, अब एम लिखेंगे, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1। इस तरीके से देखिए समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ देख लीजिए, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना है, 11, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11, और 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वितरण देख लीजिए इनका, 3 कक्षाएं होंगी, के एल एम एम, मैंने बताया था अभी, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। अब पता है बच्चों कि के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एल में कितने होते हैं, 8, एम में कितने होंगे, 18, एन में कितने होंगे, 32। सबका नियम मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम कैसे भरा जाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए इसको, कि अगर किसी परमाणु का के और एल, अगर किसी परमाणु का के और एल, बच्चों ये जो पहली कक्षा है के और जो दूसरी कक्षा एल है, कोष भरा है, तो 2 इसमें भरा है, 8 इसमें भरा है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, सॉरी 8 इसमें हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना, बस यही पूछ रहा था। देखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। आंसर लिख लीजिए उत्तर में, के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको अभी बताया ऊपर मैंने, रह सकते हैं। चूंकि ये दोनों कोष भरे हैं, इसलिए
परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 + 8 = 10। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। पेज नंबर 58 खोल लीजिए। पेज नंबर 58, इस पर सिर्फ एक ही प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है देखिए कि क्लोरीन, जो क्लोरीन, एक सेकेंड, क्लोरीन प्रतीक क्या होता है? Cl, सल्फर S और मैग्नीशियम Mg की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? बच्चों कह रहा है कि आपको क्या करना है कि परमाणु संख्या दिया गया है और इनको निकालना क्या है, संयोजकता कितनी होगी, इनकी बैलेंसी कितनी होगी। तो संयोजकता क्या होती है मैंने करवाया था लास्ट पार्ट 3 में। तो चलिए आंसर लिखिए इसका। हम जानते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में या कोश में, ठीक है, अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाती है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो अस्थायी होना चाहते हैं, वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। और अष्टक पूरा करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे या साझा करेंगे, वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्लोरीन की बात करते हैं। जो क्लोरीन ये है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा आपको। तो परमाणु क्रमांक 17 है तो प्रोटॉन 17 होंगे, और प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17। अब इस 17 का करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए 3 कक्षाएं K, L, M। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। दूसरी कक्षा में 8। ये दोनों कक्षा पूर्ण हैं, लेकिन जो ये बाहरी कक्षा है अब ये अष्टक बनाना चाहेगा, 8 पूरा करना चाहेगा। तो कितना है? 7। तो 8 बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है? 1 ना। तो अर्थात क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको, एक सेकेंड। यहाँ देखिए चूंकि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ आप देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा, चाहे ले या दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ताकि निकटतम अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके। तो Cl की संयोजकता निकाल लीजिए। 7 इसके पास था, 8 करना था, 8 में 7 क्या करेगा? माइनस कर देगा, कितना बचेगा? 1। अर्थात यहाँ माइनस करने का मतलब ये है कि इसको अष्टक करना था, इसके पास 7 था, कम कितने की है? 1 की। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो सल्फर है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक बच्चों होता है 16। कितना होता है? 16। तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 प्रोटॉन होंगे, और उन्हीं 16 का क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे K, L, M 3 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में 18 हो सकते हैं, लेकिन कितने करने हैं? 8 2 10, 10 6 16। अब ये यहाँ देखिए अष्टक पूरा करने की कितनी कमी पड़ रही है? 2 की ना, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अब ये 2 लेगा कि देगा? 2 लेगा ये, तो क्या करेगा? लेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सल्फर को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूर्ण करेगा। समझ गए आप लोग? इसलिए सल्फ्यूरिक संयोजकता कितनी हो जाएगी? 8 - 6 = 2। 8 करना है, 6 इसके पास है, 2 और लेगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों मैग्नीशियम का भी हो जाएगा। तो देखिए मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितनी होगी? 12 Mg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, तो इन 12 का क्या करिए? इलेक्ट्रॉनिक विनाश कर लीजिए। देखिए यहाँ पे K, L, M। अब यहाँ पे देखिए 2 8 2 है, 8 2 10 2 12। तो अब ये क्या करेगा? बाहरी कक्षा में 8 करेगा ना, कितना करेगा? 8 करेगा। तो अब क्या ये 6 लेके 8 कर लेगा? नहीं, ये क्या करेगा? ये 2 अगर दे दिया तो इसकी बाहरी कक्षा कौन सी होगी? तब ये वाली हो जाएगी ना।
अगर यहाँ पर अगर ये लेगा तो जब 6 लेगा तब ना ये 8 होगा, तो ये क्या करेगा, 6 लेगा नहीं, 2 दे देगा, 2 क्या करेगा, दे देगा। तो देखिए बारीक अच्छा कौन सी होता है, तब ये हो जाएगी। अभी ये है फिलहाल, जब ये 2 दे देगा तो कौन सी बचेगी, ये वाली, और ये देखिए 8 ऑलरेडी फुल है। तो देखिए इसमें लिखिए, चूंकि वातम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसलिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देगा। परित्याग मतलब रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है, कर अष्टक पूर्ण करेंगे। कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम संख्या कितनी हो जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ठीक है। चलिए अब पेज नंबर 59 को लीजिए, पेज नंबर 59। इसमें बच्चों 2 प्रश्न हैं, पेज नंबर 59 पे 2 प्रश्न हैं आपके। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक सेकंड ना, तो लिखिए पहला प्रश्न, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, क्या कह रहा है बच्चों, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8, और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब क्या, आपके जवाब देने हैं ए और बी के। परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, ठीक है, और परमाणु का आवेश क्या होगा। इसका परमाणु क्रमांक पूछ रहा है और आवेश पूछ रहा है। तो चलिए निकालिए जल्दी से, आपको पता है ना, निकाल कर मैंने जल्दी से, चलिए करिए, कर लिए बच्चों। अगर जो क्वेश्चन आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आप पहले कर लिया करिए, फिर वीडियो को देखा करिए, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला हम लोग निकालें कि ये परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखिए जो प्रोटॉन संख्या कितनी है, 8, कितनी है, 8, और आप जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी परमाणु संख्या उतनी ही होती है। तो देखिए परमाणु संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉन संख्या, और प्रोटॉन संख्या कितनी है यहाँ पे, 8। तो बच गया आप लोग ना कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। बताए थे ना, Z बराबर क्या होता है, P, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए परमाणु पर आवेश क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, तो क्या होगा बताइए, कुछ होगा, नहीं होगा। कैसे, देखिए प्रोटॉन संख्या कितनी है, 8, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 8। चूंकि प्रत्येक प्रोटॉन पर एक धनावेश क्या होता है, प्रत्येक प्रोटॉन पर एक धनावेश और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश होता है, और तब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसमें 8 धनावेश होंगे और 8 ऋणावेश होंगे, और 8 धनावेश और 8 ऋणावेश मिलकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अतः परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा, यह उदासीन है। अगर बच्चों किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सारणी 4.1 जो आपकी बुक में दिया हुआ है, सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप साइड में देख रहे होंगे, एक छोटी सी साड़ी दिख रही होगी स्क्रीन पे, तो आप वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। बच्चों को पता है कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान संख्या के योग को क्या कहते हैं, उस परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो चलिए जो द्रव्यमान संख्या कहें या द्रव्यमान भार कहें एक ही बात, द्रव्यमान कहें एक ही बात है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। बच्चों ये तो अब तक आप लोगों को एकदम रट गया होगा, अच्छे से दिमाग में धस गया होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए आगे, ऑक्सीजन किस बात कर रहा है, ऑक्सीजन की। देखिए इसमें ऑक्सीजन और सल्फर की बात किया है ना, तो ऑक्सीजन के लिए हम पहले निकाल लेंगे। तो प्रोटॉन कितने ऑक्सीजन में, 8, न्यूट्रॉन कितने हैं, 8, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा,
8 + 8, तो देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर ये 8 क्या है प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन बराबर 16 यूनिट। ठीक है, यू मतलब यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। ठीक है, सल्फर की बात करते हैं बच्चों। तो साड़ी में आप देख सकते होंगे, साड़ी में देख रहे होंगे, जो साड़ी दिख रही है स्क्रीन पे, सल्फर प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों 16 और न्यूट्रॉन 16। तो जब न्यूट्रॉन भी उतने हैं और इलेक्ट्रॉन भी उतने हैं, सॉरी प्रोटॉन भी उतने हैं, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 16 क्या प्रोटॉन और प्लस 16 न्यूट्रॉन बराबर 32। 32 यू मतलब यूनिट है इसकी, यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आएगा बच्चों ये। चलिए अब पेज नंबर 60 खोल लीजिए, पेज नंबर 60। तो पेज नंबर 60 खोल लीजिए। तो देखिए 60 में क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि चिन्ह लिखा हो। ठीक है, एच डी और टी, मुझे एच डी टी क्या है, यह हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कण को सारणीबद्ध कीजिए। बच्चों पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितनी मात्रा में पाए जाते हैं इन तीनों में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर लिखिए। एक सारणी बना लीजिएगा, इस तरीके से 4 कॉलम की सारणी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ऐसे एक सारणी बना 4 कॉलम की, बना रहे हैं आप लोग भी 4 कॉलम की, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, चलिए इस तरीके से कर लीजिएगा आप लोग भी, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इधर लिख समस्थानिक लिखिएगा, इधर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन संख्या, इधर न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है, चलिए देखिए जो पहला आपका है ये एच मतलब आपका प्रोटियम। क्या है ये प्रोटियम। तो देखिए बच्चों प्रोटियम का परमाणु क्रमांक, ये हाइड्रोजन तीनों हैं, तो तीनों का परमाणु क्रमांक एक ही होगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन समस्थानिक है, तो इसमें परमाणु क्रमांक चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं होता। बस चेंज क्या होगा द्रव्यमान संख्या। तो देखिए जो आपका प्रोटियम होता है इसमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या सेम होता है। तो बच्चों को पता है कि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। सामान्य अवस्था की बात कर रहा है कि जितने प्रोटॉन उतने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बच्चों, तो न्यूट्रॉन निकाल के आपको बताया था कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। द्रव्यमान संख्या में से आप क्या करेंगे प्रोटॉन संख्या माइनस कर देंगे। द्रव्यमान संख्या कितनी है 1, प्रोटॉन कितने हैं 1, तो 1 में से 1 निकाल कितना बचेगा 0। ठीक है, वैसे ड्यूटेरियम में कर लीजिए, तो जो इसका प्रतीक होता है डी कहिए या ऐसे दिखाइए, आप दोनों दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द्रव्यमान संख्या कितनी है 2 है, तो इसको कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन कितने हैं जितने इसका परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक 1 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 1, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका क्या निकाला है न्यूट्रॉन निकाला है ना, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी है 2, प्रोटॉन संख्या कितनी है 1, कितना बचेगा बताइए, इसमें से इसको घटाइए 1 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये तीसरा है ट्राइटियम, प्रतीक है आपका ये 1s3 या T। तो देखिए इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है 3, इसमें परमाणु क्रमांक 1, तो परमाणु क्रमांक 1 प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1, बच्चों यहाँ 1 रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 1। अब क्या निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे चेक करेंगे द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या, तो 3 - 1 बराबर 2, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि समस्थानिक, जो समस्थानिक ठीक है और समभारिक, समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का, अच्छा युग्म मतलब आपको जोड़ा लेना है, पेयर लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। आप समस्थानिक लेना है एक युग्म, और एक युग्म क्या लेना है समभारिक, दोनों का क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉन वितरण करना है। तो चलिए इसका आंसर लिखिएगा। समस्थानिक बच्चों इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने हाइड्रोजन देखा 3 समस्थानिक, वो तीनों समस्थानिक जो है वो हाइड्रोजन के होते हैं। तो समस्थानिक किसी के भी होंगे, एक ही तत्व के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अभी आप लोगों ने देखा है ऊपर कि किस तरीके से 1 2 3 था प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम का, परंतु परमाणु संख्या
द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु परमाणु संख्या समान होती है, एक 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 तीनों का, ठीक है, जो ऊपर हम लोग देखे हैं। इसलिए समस्थानिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों उसमें तीनों में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? समान होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन समान होंगे किसी भी समस्थानिक के, चाहे वो 3 हो या 2 हो या 4 हो, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा। जब इलेक्ट्रॉन समान है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा? समान होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल में, कार्बन के 2 समस्थानिक C612 और C614। बच्चों आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 समस्थानिक किसके हैं? कार्बन के हैं। इनका क्या निकाला? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, तो ये आपका देखिए 2 कक्षा होंगी इसमें। इसका पहले इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, C612 की। तो इसमें 2 कक्षा होगी, क्योंकि देखिए जो प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन है, तो 6 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। उन्हें 6 का तो करना पड़ेगा हमको ना। द्रव्यमान संख्या से कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि हमको चाहिए प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन पता है आपको कि 6 है, तो बस हो गया, काम खत्म। तो देखिए 2 कक्षा होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों? जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 2, और दूसरी कक्षा में 4, हो गया। यहाँ भी क्या है? 6 प्रोटॉन है, तो 6 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहली कक्षा में के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और एल वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, इसमें देखिए संभारिक, समस्थानिक देख लिए। अभी संभारिक है आइसोबार। देखिए इसमें क्या होता है? अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, इनमें द्रव्यमान संख्या समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। जस्ट समस्थानिक का उल्टा होता है संभारिक, ठीक है। संभारिक कहलाते हैं। इसमें क्या होगा कि एटॉमिक नंबर चेंज होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, ये कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास कितना है? 40, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना है। किसका? इस 20 का। देखिए कितने प्रोटॉन है? 20 प्रोटॉन है, तो 20 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और उन्हीं 20 इलेक्ट्रॉन का हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 20। तो पहली कक्षा में देखिए 4 कक्षा बना लीजिए आप इस तरीके से, 4 5 जितनी होंगे हम उसको बाद में देखेंगे। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर दिए 2, दूसरी कक्षा में 8, कितने बचे? 10 हो गए ना। उसके बाद फिर 8 और फिर ये 2। तो बच्चा आप लोग में बताया था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे कैसे वो आपको पता होगा ना, मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था। ये इलेक्ट्रॉनिक वितरण के नियम, आपको नियम पता है ना, बोरबरी का नियम। तो ये नियम ऐसे पहले इसमें 2 आया, फिर 8 आया, फिर इसमें 8, फिर इसमें 2। ऐसा क्यों हुआ मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है इसको, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 10, 8 18 2 20, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 20। चलिए अब इसका देखिए 18 आर्गन 40, ये 18 है क्या? एटॉमिक नंबर, और ये 40 क्या है? एटॉमिक मास। देखिए 40 यहाँ भी, 40 यहाँ पे, एटॉमिक मास क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 अलग अलग है। तो अब इसमें 18 है ना, तो 18 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन कितने होंगे पहले बताइए, कितने प्रोटॉन होंगे? 18 प्रोटॉन है, तो आपको पता है कि 18 प्रोटॉन है तो 18 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उनका क्रिया करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कर दीजिए, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में भी 8। तो कितना देखे? 2 और 8 10, 10 8 18। तो समझ में गया बच्चों कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ये है कि क्या, ये दोनों आपस में क्या हैं? संभारिक हैं, एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, ठीक है। तो बच्चों अगले पार्ट में हम लोग, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में लोग क्या करेंगे कि जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं, ठीक है, उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।